ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं, जिसका फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। इसका जवाब मैक्रोन ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया। मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस धमकी नहीं, सम्मान में भरोसा करता है। मैक्रोन ने ग्रीनलैंड से जुड़े हुए विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि यूरोप पर और पाबंदियां लगाने की धमकी देना गलत है, खासकर कि तब जब इनका इस्तेमाल किसी देश की जमीन और आजादी पर दबाव बनाने के लिए किया जाए। हालांकि ट्रंप पर इन धमकियों का कोई असर तो पड़ता नहीं है। ट्रंप बार बार मीडिया के सामने आते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि मैक्रो फ्रांस की सत्ता में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। Nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costa, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. Emmanuel's not going to be there very long, and there's no longevity there. He's a friend of mine. He's a nice guy. I like Macron, but he's not going to be there very much longer, as you know. And I think I have meetings with the people that are directly involved. दरअसल ग्लोबल ऑर्डर की पूरी ऐसी तैसी हो रही है। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का एक प्राइवेट मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस मैसेज में मैक्रोन ने ट्रंप को लिखा था कि ईरान और सीरिया को लेकर अमेरिका और फ्रांस की राय एक है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जो कर रहे हैं वो यूरोपीय नेताओं को ठीक नहीं लग रहा है। मैक्रोन ने ट्रंप को भेजे हुए अपने प्राइवेट मैसेज में ये लिखा था कि अगर ट्रंप परमिशन दें तो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के बाद G7 के सारे नेताओं को एक साथ ग्रीनलैंड पर मीटिंग के लिए जोड़ा जा सकता है। इस मैसेज में मैक्रोन ने ट्रंप को डिनर का भी न्योता दिया, लेकिन ट्रंप ने मैक्रोन का मजाक उड़ाने के लिए उनका प्राइवेट मैसेज पब्लिक डोमेन पर डाल दिया। सोचिए, ये प्राइवेट डिस्कशंस होते हैं देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, जिसे पब्लिक डोमेन पर लाया जा रहा है। अब G7 की इमरजेंसी मीटिंग को जो मैक्रोन ने बुलाई, ट्रंप ने उससे भी दूरी बनाने की तैयारी कर ली। मैक्रोन ने यह मीटिंग ग्रीनलैंड पर टैरिफ के मुद्दे पर बुलाई। You still go to Paris for the G7 emergency meeting as offered by President Macron? No, I wouldn't do that. No. दावोस में मैक्रो के बयान पर वहां पर मौजूद लोग हंसने लगे। आखिर मैक्रो ने ऐसा क्या कहा, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। मैक्रो जो है बड़े स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे थे, नीले रंग का चश्मा उन्होंने लगाया हुआ था और फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे उनकी मिमिक्री करते घूम रहे हैं, फिर मैक्रो ने कैसे उनकी किरकिरी की, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी की, वो भी आप देखें। And it's a time of peace, stability and predictability. We are reaching a time of instability, of imbalances, both from the security and defense point of view and the economic point of view. More than 60 wars in 2024, an absolute record, even if I understood a few of them were fixed. ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं। अजीत जी, अभी तो ये लग रहा है। नहीं, देखिए, अभी आपने उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट का मैसेज पब्लिक कर दिया, इस तरह नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज उन्होंने पब्लिक कर दिया। जब अब वो नॉर्वे में अगर नोबेल कमेटी बैठती है और वो ट्रंप को नोबेल नहीं दे रही है, प्राइम मिनिस्टर क्या करे? प्राइम मिनिस्टर नोबेल दिलवा दे। वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सीरिया में जो ट्रंप ने किया उसकी तारीफ किया, लेकिन उनका भी मैसेज पब्लिक कर दिया इन्होंने। अब ये स्थिति ऐसी हो गई है, आप विश्व नेताओं की बातें सुनिए कैसी हो रही है, जैसे एकदम गली के गुंडे जिस तरह से लड़ते हैं। आपने वो बयान नहीं दिखाया मैक्रो ने जो कहा है कि भारत जो है सो गुंडों के युग में जा रहा है, ये उनका वर्ड था। गुंडों के युग में पूरी दुनिया की व्यवस्था जा रही है। उर्सुला वॉन डेर लियन जो यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा, कसम खाई उन्होंने कि हम कसम खाते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया अमेरिका के लिए बराबरी की होगी और सम्मान वाली होगी। और उसके बाद पुतिन ने जो कहा वो कितना शर्मनाक है कि पुतिन ने इन तमाम यूरोपीय नेताओं की तुलना पालतू जानवरों से की और ट्रंप को मालिक कहा और कहा कि ये थोड़े दिन के बाद ये सब लोग उनके चरणों में बैठे पूंछ हिला रहे होंगे।
तो ये क्या इस तरह से विश्व की व्यवस्था चलती है? एक व्यवस्था बनी हुई है जो म्यूचुअल ट्रस्ट पर, म्यूचुअल इंटरेस्ट पर आधारित है। उसको अगर एक कंट्री, एक नेता कहे कि सिर्फ हमारे इंटरेस्ट से सारी चीजें गाइड होंगी, ऐसे विश्व व्यवस्था नहीं चलती है ना। आपने कहा, आपने अपने नक्शे में कनाडा को दिखा दिया ट्रंप ने कि कनाडा हमारा है, आपने वेनेजुएला को दिखा दिया कि वेनेजुएला हमारा है, आपने ग्रीनलैंड पर अपना झंडा लगा दिया। कोई मजाक चल रहा है, कॉमिक्स का खेल चल रहा है। अपने अपना सैनिक विमान भेज दिया ट्रंप ने, वहां ग्रीनलैंड पर उतार दिया, डेनमार्क के सैनिक उतर रहे हैं वहां। तो ये कि इस तरह से आप एक घोषित कर लिया बैकयार्ड, हमारा बैकयार्ड क्या होगा? कह रहे हैं कि वो अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और बहुत जल्द इमैनुअल मैक्रों का तख्ता पलट होने जा रहा है, एक नया तख्ता पलट होगा। देखिए, जो अजीत जी कर रहे हो, गुस्सा तो स्वाभाविक है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उस पर गुस्सा प्रकट करना पर्याप्त है या इसको समझना पड़ेगा क्यों हो रहा है, इसका समाधान क्या है? मैक्रो के साथ यूरोप के देशों ने, जिस प्रकार से यूक्रेन में उस समय अमेरिका भी साथ था, लेकिन उनका तो झंझट तभी शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, कहा कि ये सब कितने बड़े फ्रॉड है। सामने ही बैठ के बात हो रही थी, ये हिपोक्रेट्स है यूरोप, कि उसको हथियार दे रहा है, उससे पैसा लेता है। उसने भी बताया, हिसाब दिया कि तो अमेरिका क्या कर रहा है, तो वहीं से बकझक शुरू हो गया था। अमेरिका में इस बात पर बहस चल रही है कि यूरोप जो है हमारी शक्ति के आधार पर शक्तिशाली बना हुआ है। नाटो में हम ज्यादा खर्च करते हैं, हमारे सैनिक ज्यादा हैं, और वहां ऐसे लेफ्टिस्ट सब पैदा हो गए जो हमारा ही विरोध करते रहते हैं जगह जगह। तो वो ऐसा नहीं कि ट्रंप जो कर रहे हैं, अब अमेरिका में ट्रंप के विरोध में जो प्रदर्शन थी उसकी संख्या घट गई है। अब ध्यान रखिए, विपक्षी पार्टियों की भी हिम्मत नहीं हो रही कि इसके सारे के विरोध में खुल करके बोले, तो वो अमेरिकी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है। जो रूस के प्रधानमंत्री ने कहा है, सरगेई लावारेव ने, जो विदेश मंत्री ने, कि अब जैसे आप आने वाले हैं आगे, कि इस समय की जो परिस्थिति है, यूरोप जैसे डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं था, फ्रांस पर जो वो बोल रहे हैं ना, फ्रांस के साथ उनका विवाद है। वो जब कहेंगे कि 200% ट्रैफिक लगाए हैं या 60% युद्ध फिक्स था, तो फिक्स था। बहुत चीजें वो फिक्स करते हैं, बहुत चीजें अमेरिका फिक्स करता है। जो कुछ इस समय हो रहा है वो बता रहा है कि अमेरिका और यूरोप जो दुनिया में अपने को सिविलाइज्ड बताते थे, और दुनिया में इन लोगों ने उपनिवेश इसलिए चलाया यूरोपीय देशों ने कि हम दुनिया को सिविलाइज्ड कर रहे हैं, वो कितने छोटे स्तर के लोग हैं। दुनिया को इन लोगों ने आपस में तय करके कैसे कर दिया है कि गुप्त मैसेज कर रहे हो कि वो कार्रवाई ठीक है और ये कार्रवाई हम नहीं होने देंगे। ये नीचता थी, इसी के आधार पर दुनिया का उपनिवेशवाद चला है, इसी के आधार पर दुनिया की समस्या पैदा हुई है। और आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि गांधी जी ने कहा था कि यूरोपीय उपनिवेश के 3 सेना हैं। एक इनके पादरी हैं जो धर्म प्रचार के नाम पर जाते हैं, एक इनके व्यापारी, और तीसरी इनकी सेना होती है। पहले इनके व्यापारी पादरी पहुंचते हैं, फिर व्यापारी पहुंचते हैं, फिर सेना पहुंचते हैं, और अमेरिका भी उसमें गुलाम था। तो अब क्या है कि ट्रंप के पॉलिसी से हम लोग सहमत नहीं हो सकते हैं, उथल पुथल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भयानक परिस्थिति की ओर दुनिया जा रही है। और केवल भाषण देने से मैक्रो के, लेकिन इस वक्त तो हाँ, ये बात ठीक है कि केवल मैक्रो के बोल देने भर से कुछ नहीं हो रहा है। ट्रंप जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। वो फिर भले ही अपने नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के मुद्दे पर ये कह दें कि ग्रीनलैंड पर हमारा पूरा कब्जे का प्लान तैयार है, भले ही वो एक नक्शा सामने रख दें जिसमें वो कई देशों को अपने देश का हिस्सा बता दें। यूरोपीय देश ट्रंप का जबरदस्त विरोध कर रहा है, लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड के नाम पर रोज नया प्रोपेगेंडा लेकर सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक मैप शेयर किया, जिसका जिक्र अभी अजीत जी आप भी कर रहे थे। इसमें कनाडा है, ग्रीनलैंड है, वेनेजुएला है, ये अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। देखिए आप इस तस्वीर को, जरा मैप वाली तस्वीर सामने रखें। इसके साथ मार्क रूबियो भी साथ दिख रहे हैं। इसके साथ ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक अलग से पोस्ट और शेयर किया। इसमें ग्रीनलैंड की जमीन पर ट्रंप अमेरिकी झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। कितना बचकाना है ये। उनके पीछे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने सत्ता में 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे केवल ये ओनली ट्रंप कैन डू दिस, ऐसी बातें केवल ट्रंप कर सकते हैं। आप सुने उनका बयान। I think something's going to happen that's going to be very good for everybody. Nobody's done more for NATO than I have. I think that we will work something out where NATO is going to be very happy and where we're going to be very happy. But we need it for security purposes. We need it for national security and even world security. It's very important. नेशनल सिक्योरिटी ठीक है, आपके हित हैं,
आप वर्ल्ड सिक्योरिटी की बात करें, क्या मजाक कर रहे हैं आप? वो उन्होंने 1 साल के अंदर काम नहीं किया अजीत जी, वो कारनामे कर रहे हैं, कारनामे। बिल्कुल ठीक बात है। अभी ये नेशनल सिक्योरिटी को भी अपने खतरे में डाल रहे हैं। ये बात जो कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका के लिए कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को भी आप खतरे में डाल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है जो कहा अभी अवधेश जी ने कि नाटो या यूरोप जो है शक्तिशाली है अमेरिका की वजह से, तो अमेरिका की शक्ति में भी कहीं ना कहीं यूरोप का योगदान होता है, पूरी दुनिया का होता है। सर क्या यूरोपीय मुल्क मिलके अमेरिका पर अटैक कर देंगे? नहीं करेंगे ना। वो पहले एक जमाना था जिसके लिए वो हम लोग जिसको बोलते हैं मुनरो डॉक्ट्राइन, वो यूरोप से बचने के लिए ही हुआ था, लेकिन उस समय यूरोप एक कॉलोनियल फोर्स था। आज अमेरिका एक ऐसे कॉलोनियल फोर्स की तरह डिक्टेट बात कर रहा है व्यवहार, जिसको हम लोग यहाँ जाने माने अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक ने कहा कि ये गैंगस्टर साम्राज्यवाद है, कोट अनकोट। आज उस गैंगस्टर साम्राज्यवाद है। आप उस दौर को लौटा ले आने की बात करते हैं। ये जियोपर्टाइज कर रहे हैं अपने अमेरिका की अपनी सिक्योरिटी को भी, जो पूरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। आपकी फाइनेंशियल एजेंसी कैसे पूरी दुनिया में काम करेंगी? आप अगर पूरी दुनिया को इस तरह से डरा रहे हैं, आपके तमाम जो ये टेक कंपनियां हैं कैसे काम करेंगी जा करके? ये कैसे होगा? ये अपने को एक घेटों में बांध करके अमेरिका चाहता है कि हम पावरफुल हो जाएंगे। ये पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आप अपना बैकयार्ड डिफाइन कर लें कि हमारा बैकयार्ड 2 महादेश है, उत्तर और दक्षिण महादेश दोनों हमारा बैकयार्ड है, और इसमें हम जो चाहेंगे सो करेंगे। और कल चाइना डिफाइन कर ले कि हमारा बैकयार्ड पूरा एशिया है, हम जो चाहेंगे सो करेंगे, हम इसको कब्जा कर लेंगे, हम इसको कब्जा कर लेंगे, हमारे पास पावर है। डिएगो गार्सिया पर तो ब्रिटेन को बोला है कि आप बहुत बड़ी स्टुपिडिटी कर रहे हैं, दिस इज द ग्रेट स्टुपिडिटी यू आर डूइंग। आप बैकयार्ड कौन डिसाइड करेगा भाई? बैकयार्ड आप डिसाइड कर लीजिएगा और अपने हिसाब से कब्जा कर लीजिएगा। अच्छा, डेनमार्क ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका आर पार के मूड में है, और डेनमार्क ने फिर अपने सैनिकों को ग्रीनलैंड भेजा है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की जिद के चलते अब उन्हें गालियां पड़ रही हैं। यूरोपीय संसद के एक डेनिश सदस्य ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए गए बयानों पर बहस के जवाब में डेनिश MEP एंडर्स विस्टिसन ने जो कहा वो आप सुने। Put this in words you might understand. Mr. President, गालियां, मुझे लगा गालियां पड़ रही है, लिटरल गालियां पड़ रही है। फ्रस्ट्रेशन यूरोप का फ्रस्ट्रेशन है। फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि इस समय हमको ये बड़ा अजूबा लग रहा है कि ये कैसे हो गया, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि आज की जो लैटिन अमेरिका है या आज के यूरोप का जो विभाजन है, आखिर आर्कटिक का ग्रीनलैंड डेनमार्क का कैसे हो गया? ये किस समझौते के तहत हुआ? वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कैसे हो गया? कैसे अमेरिका को इन लोगों ने अमेरिका में जो 1951 में डेनमार्क के साथ समझौता करा के और अमेरिका को वहां सैनिक रखने का इजाजत, जहां से वो अपने डिफेंस खासकर जो स्पेस डिफेंस है वो संचालित करता था, कैसे हो गया? जो सर्गेई लावारेव ने कहा है कि ग्रीनलैंड इतिहास में कभी डेनमार्क का हिस्सा नहीं रहा है। डेनमार्क ने भी उस पर कब्जा किया, लेकिन चूंकि लंबे समय से है तो वहां के लोग इसको लेकर सहज हो गए हैं। मैंने जो कहा है ये इस इतिहास को, इस समय गुस्सा आ रहा है ट्रंप पर क्या कर रहा है जी। लेकिन ट्रंप को यह लग रहा है, ट्रंप ने कहा है कि भाई शक्ति की भाषा दुनिया समझती है, और वो खैर शांति नोबेल पुरस्कार को तो बहाना बना रहे हैं, वो बहाना के अलावा कुछ नहीं है। अब डिएगो, अब या तो फिर तो कल वो कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने भारत को बेकार में गुलामी से मुक्त कर दिया, वो पाकिस्तान को बेकार मुक्त कर दिया। अब यहां उसने शासन किया था, फ्रांस ने मॉरिशस को बेकार आजाद कर दिया। लेकिन ये इतिहास को देखने की आवश्यकता है कि पहले देखो, पहले पादरी लोगों ने गए हैं, पूरे अमेरिका की, लैटिन अमेरिका की, अफ्रीका की सभ्यता को नष्ट किया, अपने हिसाब से देश बनाए, व्यापारियों ने व्यापार किया, अपने हिसाब से नेशन स्टेट किए। सर, आपकी सारी बातों में जो भानुमति का कुनबा द्वितीय विश्व युद्ध तक जो है किसी प्रकार से हो कि अब दुनिया में युद्ध नहीं हो, तो उसी से सीमाएं खींच दिया है। सर, तो वो जटिलताएं हैं। आप जो ये कह रहे हैं ना, जो हमारे शास्त्रों में कहा है वीर भोग्या वसुंधरा, जो अंग्रेजी की कहावत है माइट इज राइट, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, तो ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं लाठी उन्हीं की है, माइट इज राइट, उन्हीं के हिसाब से पूरी दुनिया चलेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है। ईरान पर हमले का प्लान तो उन्होंने भी बनाया था, लेकिन क्या हमला कर दिया? नहीं कर पा रहे हैं ना। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो अभी कमियां उनके अंदर हैं।